हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इस सेक्शन में कि जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई थी, आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई थी और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से लिखी थी। फिर हम उसका अब सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बना दी, फिर हम उसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे थी? जैसे आपके पास कोई रूट है m, तो m की पावर n है, मान लो कोफिशिएंट a 0 है, फिर यहाँ पर कोफिशिएंट a है, m n माइनस 1 है। इस तरह से करते करते आप a n बराबर 0 तक इस तरह की आपने इक्वेशन लिखी। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक हो सकती है, इसके किसी रूट की इक्वेशन हो सकती है, और हम डिफरेंट प्रोसेस जो हमने सीखे हैं फैक्टराइजेशन के, उन प्रोसेस के थ्रू हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ केसेस हैं कि हम जब रूट निकालेंगे वो रूट कैसे कैसे होंगे, उस हिसाब से हमारा सोल्यूशन कैसे कैसा होगा। तो पहला हम केस देख रहे हैं, व्हेन द रूट्स आर रियल। अगर आपके जो रूट्स निकल के आ रहे हैं वो सारे रूट रियल हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है या इमेजनरी उसके अंदर सेक्शन नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास m1 m2 mn, इस तरह से mn रूट्स हैं इसके। अच्छा, कितने रूट होंगे? n रूट होंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर n है। तो अगर ऑर्डर n रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में भी ऑर्डर n होगा, इसीलिए रूट भी ऑर्डर n के ही होंगे। तो ये कितने हैं? n रूट्स हैं। तो अगर आपके पास इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया, उसके आपने सॉल्व किया, तो आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको रूट मिल गए। रूट m1 m2 करके mn है, n रूट्स हैं। तो देन द सॉल्यूशन विल बी, जो आपके सॉल्यूशंस क्या होंगे, y इज इक्वल टू, अब हम मान लें e की पावर m1x। कांस्टेंट आगे हम यूज करेंगे ही, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम उसका शेप देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ऐसे ही आप सॉल्यूशन ले सकते हो, आप सॉल्यूशन मान सकते हो e की पावर m2x रूट के हिसाब से। इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन हो जाएंगे e की पावर mnx। अब जो हम लोग ने सुपरपोजिशन वाला लीनियर इक्वेशन है, चूंकि ये सारी इक्वेशन कैसी हैं? लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होने की वजह से इनकी जो ओवरऑल इक्वेशन है, सॉल्यूशन के लिए जो एक्सप्रेशन है, वो ऐसा लिखा जा सकता है C1, इसको आप मैच करा दो इसके साथ है m1x, फिर C2 इसको आप वहाँ पर m2x, इसी तरह से आप करते करते Cn e की पावर mnx। तो बच्चों, इस तरह से हमारा रूट लिखा जाएगा, सॉल्यूशन लिखा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हमारे पास रूट रियल है। सपोज हमारे पास सिर्फ दो ही रूट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई, दो ही रूट हैं m1 m2, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा उसमें केवल यही दो टर्म होंगे, C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, यही दो रूट आपके पास होंगे। दूसरा है हमारे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 है, थोड़ा सा अब इसको समझिएगा कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं, रूट्स आर रियल एंड सेम एंड आइडेंटिकल। रूट सेम है, रियल भी है और आइडेंटिकल है। मान लो रूट आए m इज इक्वल टू आए, दो रूट आए 2,2, तो रियल है, पॉजिटिव है, रियल है, और साथ ही साथ 2 दोनों ही 2 ही हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इस तरह के एक्सप्रेशन का क्या करोगे? तो आप सोचो, अगर आप इसका एक्सप्रेशन लिखोगे जैसा कि पहले हमने ऊपर कहा है, तो आप इसका एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो? y बराबर C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, लेकिन m1 m2 तो 2 है, तो ये जाएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 2x। अब e की पावर 2x तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे C1 प्लस C2 e की पावर 2x। अब C1 प्लस C2 कांस्टेंट है, तो इसको मिला के एक नया कांस्टेंट ले लो C, तो e की पावर 2x। तो आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू C e की पावर 2x। तो सवाल है, क्या ये सोल्यूशन हो सकता है? ऊपर से देखने पर ये सोल्यूशन तो सही लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, सोल्यूशन तो e की पावर 2x, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि दो रियल रूट हमने माने हैं। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी, इसीलिए उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी है, इसीलिए उसके दो रूट निकल के आए और संयोग से ये दोनों रूट सेम है और रियल है। तो अब समझो, इक्वेशन का ऑर्डर तो है 2, लेकिन सॉल्यूशन में आपके कांस्टेंट हैं 1, जो कि संभव नहीं है। अगर n ऑर्डर
इक्वेशन है तो सोल्यूशन में भी n ऑर्डर होने चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे थे ऊपर, यहाँ पर आपके पास 1 2 करते करते n टर्म्स थे बिकॉज द इक्वेशन वाज nth ऑर्डर। तो यहाँ पर भी वही है कि हमें कम से दो सोल्यूशन दो कोफिशिएंट तो यहाँ लगने ही हैं। हमने 2 को घटा के 1 कर दिया, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं होगा, उसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा। आपको रियल सोल्यूशन इसका निकालना है। तो रियल सोल्यूशन निकालने का मतलब है कि आप जब भी लिखोगे तो उसमें आपको 2 कांस्टेंट तो लगाने हैं e की पावर, चाहे आप जो भी लिखो, जो भी आ रहा है उसको लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर काम बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो अब ये कैसे होगा, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, किताबें कैसे लिखती हैं, किताबें लिखती हैं इसको, किताबों में ऐसे लिखा गया, अगर आप किताबों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि मान लो कि M1 और M2, लेट M1 M2 है और अदर रूट्स क्या है, M3 है, M4 है, ऐसे करते करते Mn है। तो हमारे पास M1 से लेकर के Mn तक रूट्स थे, उसमें से M1 और M2 आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x डैश डैश Cn e की पावर Mnx, ये हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ऐसे हम क्लब कर सकते हैं, C1 प्लस C2 e की पावर M1x, बिकॉज M1 एंड M2 आर सेम, तो हमने M1 लिख दिया, प्लस C3 e की पावर M3x और करते करते Cn e की पावर Mnx, यहाँ तक पहुँच गए। और अब हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर एक कांस्टेंट मान लो a e की पावर M1x प्लस C3 e की पावर M3x और इस तरह से करते करते Cn e की पावर Mnx। अब जो कि यहाँ हमने 2 को मर्ज करके 1 कर दिया, तो इसके अंदर कुल कितने टर्म्स होंगे, इसके अंदर n-1 टर्म होंगे। शुरू में तो इसके अंदर n टर्म्स थे, जो कि C1 अलग था, C2 अलग था, लेकिन जब C1 C2 को श्रिंक करके 1 कर दोगे तो एक टर्म घट गया, यानी कुल टर्मों की संख्या n-1 बची, जबकि हमारी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन n है और उसके सोल्यूशन में n-1 टर्म है। तो इसका मतलब है ये जो आप सोल्यूशन लिख रहे हो, दिस कैन नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज ऑर्डर ही उल्टा हो गया यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। अब डिटेलिंग में जाना जाए बिना हम कहेंगे इसका अब जो हमारा सोल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट रखो C1, दूसरा कांस्टेंट रखो C2 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x का और फिर हो जाएगा e की पावर M1x प्लस C3 e की पावर M3x प्लस Cn e की पावर Mnx। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट, यानी कि इसके अंदर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, उस तरह से n टर्म है। तो अब ये इक्वेशन है, ये सोल्यूशन होगी चूंकि इस इक्वेशन में n टर्म है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक कांस्टेंट और दूसरे कांस्टेंट के साथ उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था तो x का यहाँ प्रोडक्शन होगा। मान लो अगर इसमें 3 रूट्स मिलते हुए होते, 3 रूट एक जैसे होते, मतलब M1 M2 और M3 एक जैसे होते, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होता, तो हमारा सोल्यूशन होता C1 C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर M1x प्लस C4 e की पावर M4x करते करते Cn e की पावर Mnx। इस तरह से हमारा इक्वेशन उस समय बन गया होता। तो आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि रूट्स अगर सेम हो रहे हैं और जितने हो रहे हैं उसी हिसाब से हमारे टर्म्स यहाँ पर आपके इस तरह से दिखने शुरू हो जाएंगे। जस्ट लॉजिक यही है, एक n टर्म की इक्वेशन है तो n टर्म सॉल्यूशन में आपके होने चाहिए। तीसरा केस हम लोग देखते हैं, केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 है कि मान लो हमारे रूट्स रियल ना हो करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ओके, मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। हमको मालूम है कॉम्प्लेक्स मतलब होता है रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में है। और पॉसिबिलिटी के तौर पर हम ले लेते हैं कि एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा, मान लो M1 जो है वो ये है और M2 जो है वो है अल्फा माइनस आई बीटा। ये 2 रूट्स हैं हमारे पास। अब हमारा सोल्यूशन कैसा होगा जरा हम देखते हैं। तो पहले हम लॉजिक लेते हैं, मान लो y है तो y बराबर मान लो कोई इक्वेशन A1 है, e की पावर M1x है,
दूसरा टर्म है a2 है e की पावर m2x है। हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट के थ्रू ही ये जुड़ेंगे आपस में, जस्ट एज अ जैसा रूट, दो रूट के लिए इक्वेशन होती है वैसा सेट किया। खेल तब शुरू होगा जब हम इसको रखना शुरू करेंगे। m1 बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक्स, यहाँ हो जाएगा a2 e की पावर अल्फ़ा माइनस आई बीटा एक्स। अब हम इसको करते हैं आगे ब्रेक, तो ये हो जाएगा e की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ई की पावर आई बीटा एक्स, इसको एक साथ रख दिया, a2 e की पावर अल्फ़ा एक्स e की पावर माइनस आई बीटा एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फ़ा एक्स बाहर निकल आएगा, तो आपके पास बचेगा a1 e की पावर आई बीटा एक्स प्लस a2 e की पावर माइनस आई बीटा एक्स। ठीक है, इस तरह हो गया। देन फर्दर अब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, फर्दर अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको मालूम है आयलर के फॉर्मूले से e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, द फेमस ग्रेट आयलर्स फार्मूला। सो यहाँ से आपके पास e की पावर अल्फ़ा एक्स रहेगा, आप लिखोगे a1 कॉस बीटा एक्स आई साइन बीटा एक्स प्लस a2 कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स। तो e की पावर अल्फ़ा एक्स रहेगा ही, अंदर हो जाएगा a1 कॉस बीटा एक्स आई टाइम a1 साइन बीटा एक्स a2 कॉस बीटा एक्स माइनस आई टाइम a2 साइन बीटा एक्स। तो क्या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि कॉस बीटा एक्स का ये टर्म है, कॉस बीटा एक्स का टर्म एक साथ रख दें, और साइन बीटा एक्स का टर्म है, साइन बीटा एक्स का जो टर्म है इसको एक साथ यहाँ पर रख दें। तो अगर ऐसा रखोगे तो e की पावर अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट में आप अगर ले जाओ तो जाएगा a1 प्लस a2, बाहर कौन आ गए, बाहर आ गए कॉस बीटा एक्स, प्लस आई a1 माइनस a2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो अब a1 a2 तो कांस्टेंट थे, हमने माने थे, तो मान लो ये कांस्टेंट क्या है c1, और ये जो पूरा कुछ है इसको मान ले कांस्टेंट c2। ऐसा मानते ही अब मैं यही लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स और हो जाएगा c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि अगर हमारे पास जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जिसमें कि रियल पार्ट अल्फ़ा है और इमेजनरी पार्ट बीटा है, तो अल्फ़ा वाला हिस्सा यहाँ रहेगा और बीटा वाला हिस्सा इस तरह से कॉस और साइन के टर्म में अंदर बैठा रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से हम अपनी इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ओके, चलिए एक और पॉसिबिलिटीज़ के इस में दो तीन पॉसिबिलिटी और देख लें, ऑल दो वो उतनी तो नहीं है लेकिन कंप्लीटनेस के लिए हम उनको देख सकते हैं। देखो, अगर एक और पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं, रूट्स आर, अगर रूट्स कैसे हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा एंड अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, यानी कौन सा केस है, रिपीटेड रूट। जैसे हम लोग ने पिछली बार कहा था m1 m2 अलग अलग है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि m1 m2 बराबर है, तो ऐसा है कुछ। तो अब इसका लॉजिक वही रहेगा, लॉजिक ये रहेगा कि y बराबर हो जाएगा c1 प्लस c2 x, ये रहेगा, और आपके पास हो जाएगा cos बीटा x प्लस हो जाएगा c3 प्लस c4 x साइन बीटा एक्स, और इन सब के बाहर आपके पास हो जाएगा e की पावर अल्फ़ा एक्स। बिल्कुल वैसा रिपीटेड रूट जैसा यहाँ पर होगा। एक चौथा केस बनता है कि अगर आपके पास सर्ड रूट्स हों, तब सर्ड रूट्स का क्या मतलब होता है कि आपके पास अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा की तरह से हो। दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड द सर्ड, ये जो पूरा रियल एंड अंडर रूट का ये जो कॉम्बिनेशन है। तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, इसका सोल्यूशन ऐसा होगा, y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स रहेगा और ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक कांस्टेंट रहेगा, कॉस हाइपरबोलिक टर्म आ जाएगा अंडर रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा और बाहर x, x अंडर रूट के अंदर नहीं, ये हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल अबाउट दिस
क्योंकि बहुत मैथमेटिक करने के बाद ये भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा उस तरह का है, बट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एक्सट्रापोलेशन है। मेरे ख्याल से अधिकतर आपको जो आवश्यकता पड़ेगी वो जो शुरुआत के जो इससे पहले हमने केस पढ़े थे इमेजिनरी वाले, सॉरी रियल रूट्स के और रिपीटेड रूट्स के, वो आपको इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो एक जगह टैबलेट फॉर्म में कहीं लिख लीजिएगा ये सारे रूट, कि अगर रूट रियल हैं सारे तो सोल्यूशन कैसे होता है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अगर रिपीटेड हैं तो हो जाएगा c1 प्लस c2x e की पावर m1x। अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो सोल्यूशन बनता है e की पावर अल्फ़ा x एंड c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अगर इसमें भी रिपीटेड हैं कॉम्प्लेक्स में भी तो e की पावर अल्फ़ा x अंदर रहेगा, c1 प्लस c2x cos बीटा x, c3 c4x sin बीटा x। और अगर शॉर्ट रूट्स हैं तो e की पावर अल्फ़ा x c1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x प्लस c2 sin हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। तो इस तरह से हम ये रूटों का सारा हिसाब किताब देख लेते हैं। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं क्योंकि हम होमोजीनियस इक्वेशन के साथ अपनी बात शुरू किए थे, और अब हम इसके बाद अगले सेशन में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपके पास अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूट्स वाला जो हमने पढ़ा है अभी तक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।